हेलो दोस्तों। आज हम लोग थोड़ा 2 दिन के लिए कुछ काम से व्यस्त है, जिसके कारण हमने वीडियो नहीं डाला था। पर आज से हम लोग पार्ट 2 पढ़ेंगे, जो हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 7 12th क्लास का विजयनगर साम्राज्य का PYQ का सोल्यूशन हो रहा था, जिसमें हमने पिछले क्लास में 1 से लेकर के 10 तक सोल्व कराए थे। आज 11 से 20 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन आज हमारा फिर से एक टारगेट है कि जहाँ तक करें। तो चलिए क्वेश्चन देखिए। पिछले क्लास में लास्ट क्वेश्चन था 10 नंबर के, हरियर एवं बुक्का किस वंश के राजा शासक थे। और मैंने जब वीडियो अंत किया था तो एक क्वेश्चन पूछा था, और क्वेश्चन क्या था समझिए। क्वेश्चन ये पूछे थे कि विजयनगर को विजयनगर साम्राज्य क्यों कहा गया। देखिए, विजयनगर को विजयनगर साम्राज्य कहने का सबसे बड़ा पर्पस क्या था। विजयनगर जो था, ये विजयनगर को विजयनगर साम्राज्य इसलिए कहा गया था क्योंकि ये कभी आज तक युद्ध हारा ही नहीं था। जिस किसी से भी युद्ध किया था, मैंने जिससे भी युद्ध किया था, कभी युद्ध नहीं हारा था। तो कभी युद्ध नहीं हारा था और हमेशा विजय हुआ था, युद्ध में जीता था, इसलिए से विजयनगर कहा गया था। तो एक हम लास्ट में सवाल किए थे। और इसके बाद ये विजयनगर को लेकर के मैं एक बात और बता दूं कि आखिर ये विजय रहने वाला नगर अंततः आखिर ये साम्राज्य से पतन हो गया, इस विलुप्त हो गया भारत देश से। आखिर गया कहाँ। तो इसका मेन पर्पस, इसके कारण यही था कि इस पर 5 राज्यों ने, 5 मुस्लिम राज्यों ने, 5 मुस्लिम राज्यों ने आक्रमण किया था। 5 मुस्लिम राज्यों ने आक्रमण किया था, और ये 5 मुस्लिम राज्यों ने एक साथ आक्रमण करने की वजह से इसकी शक्ति कमजोर हो गई थी और ये हार गया था। और ये 5 मुस्लिम राज्य जो आक्रमण हुए थे ना, उसको तालीकोटा का युद्ध कहा जाता है, जो मैं आपको आगे अवश्य बताऊंगा। तो ये था पिछले सवाल का। चलिए आज हम लोग आइए इस पर बात कर लेते हैं। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहता है 11 नंबर में क्वेश्चन ये बोलती है क्या कि अमुक्तमाल यदा किसने लिखा है। ये किताब का नाम है, ये एक पुस्तक है। और ये पुस्तक जो है, ये इस बुक को लिखने वाला जो व्यक्ति था, क्या हरिहर प्रथम? नहीं। बुक्का प्रथम? नहीं, ये भी नहीं। एक सेकंड में थोड़ा सा इसको अच्छा से करता हूं। ये भी नहीं थे। बुक्का प्रथम नहीं थे। सी देवराय प्रथम नहीं थे। हाँ, कृष्ण देवराय इज द राइट आंसर, ये थे। तो अमुक्तमाल यदा पुस्तक को लिखने वाले कृष्ण देव राय थे, ये बात आप ध्यान रखें। कृष्ण देव राय, कृष्ण देव राय थे। इन्होंने एक और किताब लिखा था, जामवंती कल्याणम। इन्होंने एक किताब, ये तो किताब लिखे थे। इस किताब को इन्होंने, मैं आपको बता दूं कि इस किताब को इन्होंने तेलुगु भाषा में लिखे थे। इस किताब को इन्होंने एक और किताब लिखे थे। और जो दूसरा किताब लिखे थे ना इन्होंने, श्री कृष्णदेव राय ने एक और किताब लिखे थे जिसका नाम था जामवंती जामवती कल्याणम। और इस किताब को इन्होंने संस्कृत भाषा में लिखे थे। ये दोनों किताब को लिखने का श्रेय हरियर कृष्णदेव राय को जाता है। हरियर के बारे में, हरियर प्रथम हम आपको बताए थे कि इन दोनों भाई ने, हरियर और बुक्का दोनों भाई थे। और दोनों भाई में हरियर बड़ा भाई था, तो सबसे पहले विजयनगर का शासक यही बना था। ये मैं आपको बता दे रहा हूँ कि सबसे पहले विजयनगर का एक सेकंड। तो सबसे पहले विजयनगर का राजा यही बना था, क्योंकि बड़ा भाई यही था, हरियर प्रथम। संगम वंश का प्रथम सम्राट यही था। इसके बाद इसके छोटा भाई बुक्का प्रथम बना था। तो संगम वंश का प्रथम सम्राट यही था। और बुक्का प्रथम तो मैंने बता दिया कि इसका भाई था। तो हरियर प्रथम जब राजा फर्स्ट और बना, तो संगम वंश के बाद दूसरा सम्राट इसी को कहा गया। तो संगम वंश का दूसरा सम्राट चलिए हो गया। तो याद रखें कि अमुक्तमाल्यदा पुस्तक को किसने लिखा था, तो कृष्णदेव राय ने। और इसको तेलुगु भाषा में इन्होंने लिखा था। जामवंती कल्याण में इन्होंने एक और किताब लिखे थे, जिसके जो संस्कृत भाषा में थे। और हरियर प्रथम विजयनगर के प्रथम सम्राट थे। इसके बताएंगे। क्वेश्चन बड़ा अच्छा है। हम्पी को यूनेस्को द्वारा विश्व पुरातन स्थल में शामिल किया गया। अब मैं थोड़ा यूनेस्को के बारे में। ऑप्शन नंबर ए 1856, बिल्कुल नहीं।
ऑप्शन नंबर बी एकदम बिल्कुल नहीं, 1876 भी नहीं, 1902 भी नहीं, ये सही है। ऑप्शन इज द डी इज द राइट आंसर। अब यहाँ पे हम्पी को यूनेस्को के विश्व विरासत के बारे में, तो थोड़ा सा यूनेस्को के बारे में जान लीजिए। यूनेस्को यूनेस्को एक संगठन है एक संगठन है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। यूनेस्को एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, ये ध्यान दीजिएगा। यूनेस्को एक अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय क्या है, संगठन है। यूनेस्को एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो, इसका मुख्य कार्य क्या है, इसका मेन काम यह है ना कि भारत में पुरातन स्थल कौन कौन है। पुरातन स्थल मतलब प्राचीन काल के राजाओं द्वारा बनाए गए स्थल जो है ना, वो पुरातन स्थल हुए। तो उसको इन लोग क्या करता है, देखता है कि कौन सुंदरता में, कौन प्राचीन काल के राजाओं द्वारा बनाए गए क्षेत्र थे, उसको बचाने का और उसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है। ये इंटरनेशनल इशू बन जाती है। जैसे विजयनगर को यूनेस्को के विश्व विरासत में शामिल किया गया। विजयनगर बड़ा प्रसिद्ध क्षेत्र था हम्पी, यही कारण है कि इसको यूनेस्को के विश्व विरासत में 1986 में इसको शामिल किया गया था। तो इनका मेन काम होता है पुरातन स्थलों हो गया या भी महत्वपूर्ण क्षेत्र जो मतलब प्रकृति के लिए इंपॉर्टेंट होता है, उसको प्रोटेक्ट करना। और इंटरनेशनल संगठन है, इंटरनेशनल मतलब दुनिया के बहुत सारे देश इसमें होते हैं। ये संगठन इंटरनेशनल लेवल पर काम करती है। मैं यूनेस्को का स्थापना को लेकर के बात करूँ कि इसका स्थापना कब हुआ था, तो इसका स्थापना जो हुआ था 16 नवंबर 1945 को हुआ था। और मैं एक बात और बता दूं कि भारत इसमें शामिल हुआ था। भारत शामिल कब हुआ था, तो 1946 में हुआ था। 1946 में हुआ था। इसके बाद हमें एक बात और बता दूं कि भारत ये जो है, इसको यूनेस्को के विश्व विरासत कुल सदस्यों की संख्या कितनी है, तो सदस्य की संख्या टोटल जाकर के 194 है। फिर इसमें एक और बता दूं कि इसका मुख्यालय का है यूनेस्को का, पेरिस मुख्यालय, फ्रांस यानी पेरिस है, पेरिस ध्यान दीजिएगा। तो ये हमारा क्लियर हो जाएगा। अब आगे देखिए, पेरिस को लेकर कुछ बातें और समझ लीजिए। पेरिस दुनिया का सबसे ऊंचा टावर एफिल टावर यही है। एफिल टावर है दुनिया का सबसे ऊंचा टावर। कहाँ है, फ्रांस की राजधानी पेरिस में। फ्रांस को लेकर के एक और मैटर आती है कि दुनिया का 16 सुंदरियों का देश कहा जाता है इसको। सूरा माने 16 सुंदरियां, एक मिनट, 16 सुंदरियां का देश। अब 16 सुंदरियों का देश माने होता, सूरा माने लड़का, सूरा मतलब लड़का, सूरा का मतलब हो गया, इसका मतलब हो गया लड़का, और सुंदरिया माने हो गई लड़की। अर्थात दुनिया का सबसे खूबसूरत लड़का और लड़कियां दिख कहीं है तो वो फ्रांस में है। इसलिए ज्यादातर मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स यहीं से चुनाते हैं। मिस वर्ल्ड हो गया, मिस यूनिवर्स हो गया, ये सब यहीं से ज़्यादातर चुनाते हैं। यूनिवर्स यहीं से चुनाएंगे ज़्यादातर, क्योंकि दुनिया का सबसे सुंदर लड़का लड़की यही होता है। सुंदरता का मतलब खूबसूरत नहीं, मतलब शरीर का परफेक्ट फिगर एकदम सही पोजीशन पर सही साइज का हो, वो होती है। ये ना समझ लिए कि सुंदर होना चाहिए, सुंदर से कोई लेना देना नहीं होती है। वो चेहरा हो गया, आँख हो गया, एक परफेक्ट स्वस्थ मनुष्य का आँख कितने साइज का होना चाहिए, क्या दोनों आँख से लेवल पे है कि नहीं, ये चीज़ चेक किया जाता है। तो मिस वर्ल्ड मिस यूनिवर्स वही होता है। इसके अलावा सुंदरता को भी देखा जाता है, थोड़ा ज़्यादा नहीं। फ्रांस पेरिस के ये हो गया मिस वर्ल्ड। दुनिया के सबसे ऊंचा टावर यही है। सूरज, हाँ एक बात और, दुनिया का सबसे महंगा शराब का नाम है सैम्पोन। सैम्पोन शराब, दुनिया का सबसे महंगा शराब का नाम सैम्पोन है। सैम्पोन याद रखें, सैम्पोन है दुनिया का सबसे महंगा शराब, सबसे महंगा शराब, सबसे महंगा शराब सैम्पोन है, याद रखें। और ये अंगूर से बनाई जाती है। किससे बनती है, अंगूर से। इसकी कीमत बहुत ज़्यादा होती है। चलिए, तो ये हमारा हो गया थोड़ी सी जानकारी फ्रांस के लेकर के। मैं आपको एक बात और बता दूं, 2019 में राफेल फाइटर प्लेन, मैं डेट कंफर्म नहीं पर 19 ही शायद होगा, 19 नहीं था, डाउट है। राफेल, इतना ही बता दे रहा हूँ कि राफेल फाइटर प्लेन, राफेल फाइटर जेट जो है ना, फाइटर प्लेन जो है, इसको भारत सरकार ने फ्रांस से ही खरीदा था। तो ये हमारा क्लियर हो गया ये सब। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर कितना, तेनालीराम का संबंध किस साम्राज्य से है। ऑप्शन नंबर ए विजयनगर, ऑप्शन नंबर बी बीजापुर तो नहीं होगा, बहमनी नहीं होगा, ये नहीं होगा, अर्थात ये है विजयनगर।
देखिए मैंने आपको बताया था कृष्णदेवराय, विजयनगर के सम्राट जो था कृष्णदेवराय, ठीक है। और कृष्णदेवराय जो थे, इनके दरबार में 8 तेलुगु कवि होते थे। 8 तेलुगु कवि, तेलुगु तेलुगु कवि थे। इन 8 तेलुगु कवि को अष्टदिग्गज कहा गया। अष्टदिग्गज, अष्टदिग्गज। ये क्वेश्चन पूछता भी है 2 नंबर का कि अष्टदिग्गज किसे कहते हैं, तो विजयनगर में 8 तेलुगु कवियों के समूह को अष्टदिग्गज कहा गया। इस 8 तेलुगु कवि में एक कवि थे तेनालीराम। तेनालीराम जो बड़ा चतुर टाइप के व्यक्ति थे। तो तेनालीराम कृष्णदेवराय द्वारा के दरबार में 8 तेलुगु कवि थे, उनमें एक कवि के नाम तेनालीराम था जो अष्टदिग्गज थे। इसके बाद आती है बीजापुर। इसका संबंध देखिए यूसुफ आदिल शाह से है। बीजापुर का राजा का नाम था, ठीक है ना, यूसुफ आदिल शाह। आदिल शाह ये बीजापुर का राजा था, तो ये याद रखिएगा। बहमनी वंश तो आपको पता ही है कि इसको अलाउद्दीन बहमन शाह ने स्थापना किया था, तो मैं सिर्फ लिख दे रहा हूँ बहमन शाह ने स्थापना किया था इसका, किसका, बहमनी वंश का। और यह देखिए बहमनी का 1947 में इन्होंने किया था। 1347 में। ओह बड़ा गड़बड़, 1347 में, ये ध्यान दे। इसके बाद मुगल वंश आता है। मुगल वंश को लेकर के मैं बात करूं कि मुगल वंश क्या है, तो देखिए मुगल वंश के सम्राट जो अकबर था, अकबर जो था, अकबर के दरबार में 9 रत्न हुआ करते थे। 9 रत्न थे। ये भविष्य में आगे हम आपको बताएंगे, कंपटीशन लेवल के जब क्लास चलेगी तब। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, हरियर एवं बुक्का ने कब विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की? ऑप्शन नंबर ए 1326, नहीं गलत है। ऑप्शन नंबर बी सही है, 1336 यही होगा। और 1339 नहीं है, गलत है। 1356 भी गलत है। 1326 में मैं आपको ये बता दूं कि हरियर बुक्का ने कब विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया था। देखिए इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। 1326 में दरअसल देखिए हरियर और बुक्का जो दोनों भाई जो थे ना, दोनों के दोनों भाई, ये दोनों भाई हरिहर और बुक्का दोनों भाई, ये पहले जानते हैं, पहले दूसरे काकतीय वंश के साम्राज्य में काम करते थे। काकतीय साम्राज्य में सबसे पहले इन लोगों दोनों भाई काम करते थे एक सैनिक के रूप में। फिर उसके बाद कंपीली साम्राज्य में काम करते थे। सबसे पहले इन लोग दोनों भाई कहाँ काम किए थे, तो दोनों किए थे पहले काकतीय साम्राज्य, फिर कंपीली साम्राज्य में सेवा किए थे, मतलब सैनिक के रूप में, नॉर्मल अधिकारी के रूप में रहे थे कंपीली साम्राज्य में। इसके बाद क्या हुआ कि 1326 में कंपीली पर मोहम्मद बिन तुगलक ने आक्रमण कर दिया। मोहम्मद बिन तुगलक, याद रखें, इसने आक्रमण किया। मोहम्मद बिन तुगलक ने आक्रमण कर कब्जा कर लिया। तो कंपीली राज ध्वस्त हो गया। जैसे ही मोहम्मद बिन तुगलक ने इस पर आक्रमण किया, ये साम्राज्य क्या हो गया, इसका पतन हो गया। तो यही दोनों भाई जब यहाँ से शासन छूटा, जब मोहम्मद बिन तुगलक ने यहाँ पर कब्जा किया, तब इन दोनों भाई ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना, पूर्ण डेट याद रखिएगा, 18 अप्रैल 1336 को किया था। ये ध्यान रखिए। अब यहाँ पर मेरे बात को समझ लीजिए और अच्छे से। इन दोनों भाई ने 18 अप्रैल 1336 को इसका स्थापना किया था विजयनगर साम्राज्य के। 1336 में स्थापना करने के बाद 1339 में हरिहर प्रथम, याद रखें, ये शासन शुरू किया था विजयनगर पे, शासन प्रारंभ किया था विजयनगर पे। और 1356 जो है ना, इस डेट में बुक्का प्रथम का, दूसरा का छोटका भाई का शासन शुरू हुआ था। मैंने इसके बारे में बताया था, बुक्का प्रथम का शासन शुरू हुआ था। बुक्का प्रथम का
शासन शुरू हुआ था। मैंने आपको बताया था कि देखिए इसका स्थापना हरिहर और बुक्का दोनों भाई ने किया था। हरिहर प्रथम नाम था इसका, एक बुक्का प्रथम था, तो दोनों ने किया था। ये बड़ा भाई था, ये बड़ा भाई था, और ये हमारा छोटा भाई था, ये हमारा छोटा भाई था, ये हमारा छोटा भाई था। तो ये ध्यान देना है आपको। अब यहाँ पे इसके बाद हम आपको बता दें कि देखिए ये तो क्लियर हो गया। अब यहाँ आइए, अगला क्वेश्चन है विजयनगर साम्राज्य से संबंधित वंश क्या है? ऑप्शन ए संगम वंश, ऑप्शन बी सुल्लू वंश, ऑप्शन सी तुल्लु वंश, इनमें से सभी। तो भाई ये भी था सही, ये भी सही था, ये भी था डी। मैंने आपको बताया था कि इस पर टोटल 4 वंश था। कुल कुल कितने वंश था? कुल 4 वंश का शासन था, 4 वंश था। पहला वंश था, उसका नाम था संगम वंश। संगम वंश 1300 संगम वंश, और ये वंश चला था आपका, देखिए कितना पहला संगम वंश, ये चला था 1336 से लेकर के 1485 तक चला था संगम वंश, ठीक है। दूसरा था देखिए, उसके बाद सुल्लू वंश, और सुल्लू वंश जो चला था ये कब से कब चला था? ये चला था 1485 से लेकर 1505 तक चला था, ठीक है, 1505। और तीसरा का नंबर जो था वो कौन था? तुल्लु वंश। तुल्लु वंश, ये जो वंश चला था ये 1505 से लेकर के 1570 तक चला था। उसके बाद बच गया एक और था जो इसमें दिया ऑप्शन में नहीं है, अरवीडू वंश था, अरवीडू वंश। ये अरवीडू वंश जो है, ये अरवीडू वंश 1570 से लेकर के 1570 से लेकर के ये 1646 तक था। इस तरह से टोटल 4 वंशों का शासन इस पर चला था, ध्यान दीजिएगा। सभी वंश का स्थापना भी आपको बता दिया गया है पहले ही। विजयनगर के स्थानीय मातृ देवी कौन थी? चलिए इस पर थोड़ा सा आइए। क्या लक्ष्मी थी, शुभदर्गी थी, पंपा देवी थी, महानवी? ये पंपा देवी थी। ये गलत है, ये गलत है, ये भी गलत है। लक्ष्मी धन की देवी हुआ करती थी, धन की देवी। मैं आपको मातृ देवी का दिखाता हूँ। देखिए मातृ देवी जो पंपा देवी जो थी ना, यहाँ का स्थानीय देवी थी, विजयनगर का स्थानीय स्थानीय देवी थी, और ये कोई और नहीं, पंपा पार्वती को ही कहा गया है, पार्वती को कहा गया है, पार्वती को कहा गया। पंपा पार्वती का ही दूसरा नाम था। मान लो पार्वती जी को ही पंपा के नाम से बोलता था और इनकी पूजा करता था, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। पंपा देवी, और ये पंपा देवी की मूर्ति कहाँ थी? विट्ठल मंदिर, सॉरी विरूपाक्ष मंदिर में। विरूपाक्ष जो मंदिर है ना, विरूपाक्ष मंदिर में यहाँ भगवान शिव का मूर्ति मिला है, और भगवान शिव को इन लोग कहता था विट्ठल भी कहता था, विट्ठल नाम पुकारता था। दूसरा विरूपाक्ष भी नाम देता था इसको, किनको? शिव जी को। तो विजयनगर साम्राज्य के लोग शिव जी को, शंकर भगवान को विट्ठल विरूपाक्ष भी कहता था। और इन लोगों ने मतलब कि जहाँ ये मंदिर जो बना शंकर भगवान का, उसी इन्हीं के नाम पे विरूपाक्ष मंदिर रखा, और इसी मंदिर में पंपा देवी का मूर्ति है, पंपा देवी का मूर्ति है इसी मंदिर में, ठीक है, ये ध्यान दे। तो ये हो गया विजयनगर के स्थानीय। अब मैं इसका उनका फोटो दिखा देता हूँ एक तो आपको, शायद मैंने डाउनलोड किया होगा, तो हाँ है, देखिए ये रहा, यही थी, इन्हीं को बोला गया। ये पंपा देवी थी, ये क्या थी? पंपा देवी, जिसको विजयनगर के लोग पूछते थे और पार्वती का रूप मानते थे। इसके बाद आइए अगला क्वेश्चन, कृष्णा स्वामी मंदिर का निर्माता कौन था? ये क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए डायरेक्ट कृष्णदेव राय था। कृष्णदेव राय ये कृष्णा स्वामी मंदिर का निर्माता था। आइए हम समझाते हैं। देखिए दरअसल कृष्णदेव राय ने 1513 में उड़ीसा के उदयगिरी साम्राज्य को, उदयगिरी में जो साम्राज्य चलता था उसको, उड़ीसा को पराजित किया था उदयगिरी को क्या किया था? पराजित किया था, पराजित किया। इसी खुशी में इन्होंने क्या किया? कृष्णदेव राय ने कृष्णा स्वामी मंदिर का निर्माण किया था, कृष्णा स्वामी
मंदिर का क्या किया? कृष्णा स्वामी मंदिर, ध्यान दीजिए, मंदिर का निर्माण किया। तो यही चीज समझना था आपको, कृष्णा स्वामी मंदिर का निर्माण किया। बाकी देवराय द्वितीय, देवराय प्रथम, हाँ इन्होंने ना और भी मंदिर बनाए थे, इन्होंने ना और भी मंदिर बनाए, जैसे विठल मंदिर बनाने वाले यही थे विजयनगर में। विरूपाक्ष मंदिर भी बनाने वाले यही थे, विरूपाक्ष मंदिर। तो अधिकांश कला के सेक्टर में जो अधिकांश मंदिरें बनाए थे वो कृष्णदेव राय के छत्रछाया में बनाया गया था। और ये याद रखे, ये कौन वंश के थे? तुल्लु वंश के सम्राट। तुल्लु वंश याद रखना, तुल्लु वंश कौन वंश था? तीसरका नंबर वाला वंश, ठीक है। आइए 18 नंबर क्वेश्चन, विजयनगर साम्राज्य से किस नगर का संबंध है? मथुरा, अजमेर, हम्पी, काशी। इस सब का तो आंसर आपको ऐसे ही पता होगा, हम्पी हो जाएगा। ये तो कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल। अब आइए थोड़ा सा इनके बारे में सुन लिया जाए। मथुरा ये यूपी में पड़ता है, मथुरा यूपी में पड़ता है और ये कृष्ण भगवान से संबंधित है, कृष्ण भगवान से संबंधित है, कृष्ण भगवान से संबंधित है, संबंधित है। क्योंकि आपको पता है कि कृष्ण भगवान जो कृष्ण थे, ये इनका कनेक्शन मथुरा से माना गया है। काशी ये यूपी में पड़ता है, काशी भी हमारा यूपी में पड़ता है। काशी में खासकर बनारस, बनारस में काशी विश्वनाथ का मंदिर है, काशी विश्वनाथ का मंदिर प्रसिद्ध है। काशी विश्वनाथ मंदिर शिव जी का मंदिर है, शिव का मंदिर है, शिव जी का मंदिर है। तो ये ध्यान देना है आप लोग को, काशी शिव जी का ही नाम पड़ा है। जो बगल में इस काशी के ठीक जस्ट बगल में गंगा नदी है, गंगा नदी। आइए अजमेर, अजमेर की बात करें तो अजमेर जो है ये राजस्थान में पड़ता है, राजस्थान में पड़ता है। और यहाँ सूफी संत शेख निजामुद्दीन, एक मिनट, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह है, ख्वाजा मोइनुद्दीन, मोइनुद्दीन चिश्ती, चिश्ती का दरगाह है, दरगाह है अजमेर में। राजस्थान का मैटर है, थोड़ा सा राजस्थान पर मैं अलग से कुछ कंटेंट बता दूं। राजस्थान भारत का थार मरुस्थल, याद रखें, भारत का थार मरुस्थल, थार मरुस्थल राजस्थान में ही है। देखिए थार मरुस्थल का विस्तार और भी स्टेट में है, पर राजस्थान में ज्यादा सर्वाधिक है। थार मरुस्थल किसको कहते हैं? मरुस्थल का मतलब क्या होता है? बालू वाला भूमि, जो भूमि बालू का हो, बालू का भूमि और साथ में जहाँ का टेम्परेचर बहुत हाई हो, उसको कहा गया थार मरुस्थल हो गया। राजस्थान को लेकर के दूसरी बात जो हो गया वो हमारा एक और है, विश्व का। याद रखिए विश्व का भी बोल रहे हैं, पृथ्वी का बोलिए आप, चाहे विश्व का बोलिए या पृथ्वी का बोलिए, विश्व का बोलिए चाहे पृथ्वी का, विश्व का या पृथ्वी का सबसे प्राचीन यदि धरती पर कोई पहली बार पर्वत बना था तो उसका नाम अरावली था। ये अरावली कहाँ पड़ता है? हमारा राजस्थान में पड़ता है, अरावली पर्वत है। तो अरावली पर्वत विश्व का सबसे प्राचीनतम पर्वत है। और ये अरावली पर्वत जो है इसे वृद्ध पर्वत के नाम से भी जानते हैं, वृद्ध पर्वत, बुढ़ा पर्वत, अरावली को वृद्ध पर्वत भी कहते हैं। तो ये सब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। हम्पी के बारे में तो हमने बता रखा है, ये राजधानी है भाई, विजयनगर की राजधानी है। तो क्लियर हो गया आपका काम। अब क्वेश्चन नंबर 19, कमल महल कहाँ अवस्थित है? हैदराबाद, हम्पी, कांचीपुरम, बीजापुर। देखिए हमारा जो हम्पी जो है, कमल महल हम्पी,
ये आंसर हो जाएगा। हैदराबाद जो है ना, ये हमारा हैदराबाद चार मीनार के लिए प्रसिद्ध है। चार मीनार, चार मीनार और गोलकुंडा के लिए प्रसिद्ध है। गोलकुंडा, गोलकुंडा के लिए प्रसिद्ध है। हमारा चार मीनार हैदराबाद में ही है, दिखा देते हैं अभी हम उसका। गोलकुंडा भी हैदराबाद के लिए प्रसिद्ध है। जो गोलकुंडा है, मैं आपको बता दूं कि गोलकुंडा के बारे में थोड़ा सा कंटेंट मैं बता रहा हूँ आपको। गोलकुंडा इसके बारे में देखिए, गोलकुंडा ये कोयले की खान है जो पहले आंध्र प्रदेश में हुआ करती थी। कोयले की खान, ये कोयले की खान थी और ये पहले आंध्रा की भाग था, आंध्र प्रदेश का भाग था। लेकिन जब बंटवारा हुआ और तेलंगाना राज्य अलग हुआ, तो तेलंगाना की राजधानी जब हैदराबाद हुई तो ये पूर्ण रूप से हैदराबाद के क्षेत्र में चला गया। ये इसलिए प्रसिद्ध है कोयला का खान, क्योंकि इसी से दुनिया का सबसे कीमती और सबसे खूबसूरत हीरा कोहिनूर हीरा प्राप्त हुआ था। कोहिनूर, कोहिनूर, कोहिनूर हीरा इसी जगह से मिला था, जब प्राप्त हुआ था। तभी से कहावत बनी है कि कोयले के खान से कोहिनूर भी कभी कभी प्राप्त होता है, हीरा भी प्राप्त होता है। ये कहावत इसी समय से बनी थी। तो और ये कोहिनूर की चर्चा पूरे दुनिया के कई देशों के पास थी। इस हीरे को प्राप्त करने के लिए कई सारे विदेशी आक्रमण हुए, जिसमें दो आक्रमणकारी का नाम बड़ा फेमस है। एक आक्रमणकारी का नाम था अहमद शाह अब्दाली, अहमद शाह अब्दाली, अब्दाली, और दूसरा आक्रमणकारी का नाम था नादिर शाह, नादिर शाह। ये दोनों आक्रमण किया था। सब अफगानिस्तान के शासक थे, सब विदेशी था। अब भारत पर सिर्फ इन लोग का आक्रमण करने का मेन मकसद मंसूबा यही था। इन लोग चाहता था कोहिनूर हीरा को किसी तरह भारत से छीन लिया जाए, कोहिनूर भारत के राजाओं से छीना जाए। और दूसरा, उस समय मयूर वंश का सम्राट, मैसूर के सम्राट, जो मैसूर में मयूर वंश जो चलता था, मैसूर में, कर्नाटक में जो मैसूर वंश चलता था ना, मैसूर में, उसका सिंहासन बड़ा खूबसूरत था, मोर का बना हुआ था सिंहासन। तो इस सिंहासन, मयूर सिंहासन को पाने के लिए, कोहिनूर हीरा को पाने के लिए अहमद शाह अब्दाली और नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया था। अंततः इन लोगों से किसी न किसी तरह से ये कोहिनूर हीरा आज हमारा अंग्रेजों के पास है। अंग्रेजों के लंदन में एक म्यूजियम है, जो इसको हाई सिक्योरिटी सिस्टम के तहत लंदन म्यूजियम में रखा हुआ है। हाई लेवल का सिक्योरिटी सिस्टम के माध्यम से, सिक्योरिटी सिस्टम से इसको बॉन्ड किया गया है। तो ये रहा कांचीपुरम, ये पल्लव वंश के राजाओं से संबंधित है। पल्लव, पल्लव कालीन मंदिर, मंदिर से संबंधित है। इसलिए क्योंकि पल्लव वंश के राजा जानते हैं कांचीपुरम में बहुत मंदिर बनवाए, तो इससे संबंधित है। बीजापुर के सम्राट दो याद रखेंगे, गोल गुंबद से संबंधित है। गोल गुंबद, बीजापुर जो है गोल गुंबद के लिए फेमस है, गोल गुंबद के लिए। दिखा देते हैं अभी आपको। इसके राजा यूसुफ आदिल शाह थे, और हम्पी तो बताया हुआ है। तो चलिए हम आपको चार मीनार दिखा देते हैं। चार मीनार, ये रहा चार मीनार, देखिए ये चार मीनार है। ये हैदराबाद में है। कहाँ है? हैदराबाद में। दूसरा नक्शा मैं गोल गुंबद का दिखा देता हूँ। ये भी हमारा क्या है भाई? चलिए आ जाइए, ये भी हैदराबाद में। ये भी क्या है? हैदराबाद में। सॉरी, ये तो हाँ है, सॉरी, बीजापुर में। तो मैं अभी कमल महल भी बताया था का? कमल महल, कमल महल नहीं बताया ना। चलो लास्ट क्वेश्चन वही होगा। हाँ है वही वाला। अच्छा, कमल महल कहाँ स्थित है? वो यही वाला। चलिए एक कमल महल का फोटो दिखा देता हूँ। कमल महल देख लीजिए, जिसको विजयनगर, जिसे ये रहा कमल महल, जो विजयनगर के सबसे प्रसिद्ध महलों में से एक है कमल महल। ये ध्यान दीजिएगा। चलिए ये हमारा हो गया, ये हमारा हो गया चार मीनार, चार मीनार है। ये हमारा हो गया गोल गुंबद, गोल गुंबद। और ये हमारा हो गया क्या? कमल महल।
कमल महल, कभी कभी इसको लोटस महल भी कहेगा। लोटस, तो लोटस का मतलब वही हुआ, ठीक है, लोटस महल। चलिए कंप्लीट, काम हो गया इसका। अब क्वेश्चन नंबर लास्ट है, विजयनगर साम्राज्य में कितने वंशों ने शासन किया? उस 2 4 ये तो आपको बता ही दिए। पहला वंश कौन था? संगम। दूसरा कौन था? सुल्लुक। सुल्लुक। तीसरा कौन था? तुल्लुक। और चौथा कौन था? चौथा आरबीटू। इस तरह से 4 वंशों ने शासन किया। कंप्लीट इज द आंसर। तो बताइए कैसा लग रहा है आप लोग को? कंटेंट समझ में आ रही है सबको? अगर अच्छा लग रहा तो बिल्कुल कमेंट किया करिए। आप लोग कमेंट करते उड़ते हैं नहीं, और वीडियो को पूरा देखें तब मजा आएगा। आधा अधूरा पढ़ाई करने से बेटर है कि पूरा पढ़ें। थोड़ा थोड़ा पढ़ें पर पूरा पढ़ें, लेकिन वीडियो पूरा देखिए। आज फिर मैं आपसे एक सवाल करूंगा। कल हम अगले वीडियो में, यानी कल के वीडियो में मैं जो हूँ 21 नंबर क्वेश्चन से चर्चा करूंगा। टोटल इसमें क्वेश्चन की संख्या 36 है, तो 21 से लेकर के 36 जो क्वेश्चन हुआ, 21 से लेकर के 30 क्वेश्चन, कल 10 क्वेश्चन मैं और चर्चा कर लूंगा। नहीं तो हो सकता है कि कल मैं पूरा इसको खत्म कर दूं। 2 पार्ट में करके चाहे तो एक ही पार्ट में पूरा खत्म कर देते हैं। और इसको खत्म करने के बाद मैं 12th बायोलॉजी का PYQ का सॉल्यूशन कराऊंगा, चैप्टर नंबर 7 क्रमिक विकास का, क्योंकि वो भी खत्म हो चुका है। यहाँ पर अब आप एक सवाल आपसे और पूछा जा रहा है, एक क्वेश्चन, अब सिंपल सी क्वेश्चन जो आप फैक्ट पढ़ाए थे, वो आप हमें ये बता दीजिए कि विजयनगर जो था, जो हमें बताएं, उसे यूनेस्को के विश्व विरासत में कब शामिल किया गया? बस इतना ही क्वेश्चन। विजयनगर को यूनेस्को के विश्व विरासत में कब शामिल किया गया, एक क्वेश्चन है। इससे ज़्यादा एकदम हल्का सा क्वेश्चन, आप जब भरोसा करते ही जवाब दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। धन्यवाद।